नमस्कार एमपी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और आइए श्री गणेश करते हैं आज के कार्यक्रम का आज की तिथि को जानकर। विक्रम संवत 2079 अश्विन मास की कृष्ण पक्ष नवमी, दिनांक है आज 19 सितंबर 2022 और दिन है सोमवार का। आशा करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सोम की जो शीतलता है वो आपके मन को प्रदान हो, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। इसी के साथ ये तो हमने बात कर ली आज की, लेकिन कहा जाता है कि अगर ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि जो भी भूल चूक हुई है उससे हम सीख ले सकते हैं और जो भी अच्छी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे हम जो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास में आज पर। 19 सितंबर 2022 में आज के इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं सन 1891 में विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। 1893 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, जो कि अमेरिका में स्थित है, यहाँ विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये विश्व धर्म संसद में उनका तीसरा भाषण था। 1893 की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। 1927 सन की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि कुंवर नारायण का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1957 सन में अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 1965 वर्ष की हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1982 में स्कॉट फॉरमैन, जो कि ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले आज ही के दिन पहले व्यक्ति बने। इसी के साथ दर्शकों, बोला जाता है सादा जीवन उच्च विचार, क्योंकि जो हमारे विचार हैं कहीं ना कहीं हमारा जो व्यक्तित्व होता है इसमें बहुत ही अहम जो किरदार है ये प्ले करते हैं, क्योंकि जो व्यक्तित्व है उसका तो आप ही सबको इम्पोर्टेंस पता ही है। तो आइए जान लेते हैं आज का विचार क्या कहता है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, ये कहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कितनी सुंदर बात है, 2 लाइन का ये विचार था, लेकिन आप देखें इसकी गहराई कितनी ज़्यादा है। ये एक जीवन मंत्र के तौर पर भी हम ले सकते हैं अगर हमने इस बात को समझ लिया कि अगर हमें सफलता तक पहुंचना है तो बीच में हमें असफलताओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए। पता है राह में असफलता आएंगी ही और हमें आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि यही रास्ता है सफलता तक पहुंचने का। आज की बात की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। ऐसे में जो हिंदी का महत्व है वो हम सभी जानते हैं। हिंदी सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विश्व भर में बात करें तो 170 लगभग ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी का किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष चौबे, जो कि कुलाधिपति हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। ऐसे में जो देशभक्ति है वो हम सभी के रग में तो बसी ही हुई है, लेकिन जब भी हम देशभक्ति गाने सुन लेते हैं ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। ये हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अच्छा करते रहने के लिए। नवोदित कलाकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अवनी नेमा, उनका भी हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है सजीव फोन इन है। तो आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई सुझाव हो, क्योंकि समाज में हम बातें करते रहते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए, लेकिन अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें भी उसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें भी अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई सुझाव हो आपका, हमारे जो नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं 0755 266 0049।
हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, कार्यक्रम के दौरान भी आपको दिखाया जाते रहेंगे, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब जो विश्व में हिंदी के विकास में चुनौतियां हैं और उसकी संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। राजभाषा है हमारी हिंदी और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, क्योंकि हिंदी है ये डिज़र्व भी करती है। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर संतोष चौबे जी से हम जानते हैं कि आखिर विश्व स्तर पर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो क्या कुछ संभावनाएं हमें अभी देखने को मिलती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी पखवाड़े की बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक विश्व में हिंदी का सवाल है, बहुत ही उज्जवल और शानदार संभावनाएं हिंदी के सामने खड़ी हुई हैं। हिंदी इस समय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और लगभग 61 करोड़ लोग उसे बोलते हैं। अपने देश में वो सबसे बड़ी भाषा है जी। और उसमें साहित्य में भी और विज्ञान में भी और कई अन्य विषयों में भी जिस तरह का विपुल लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, वो एक बड़ी संभावना पैदा करता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि हिंदी बहुत ही यंग भाषा है, यानी 1850-60 के आसपास सामान्य रूप से भारतेंदु को हिंदी का आदि पुरुष माना जाता है। तो भारतेंदु से शुरू करके इस 150 वर्षों में महावीर प्रसाद जी से होते हुए, छायावादी कवियों से होते हुए, स्वतंत्रतावादियों से होते हुए, अब जो ज्वलंत संभावनाएं साहित्य में बनी हैं जी, उसमें बहुत सारे नए लोग, नए लड़कियां साहित्य का सृजन कर रहे हैं और विशेषकर महिला रचनात्मकता में एक बड़ा उभार देखने मिलता है जी। दूसरी ओर विज्ञान में भी देखा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले बांग्ला में विज्ञान लेखन किया और हमारे देश में अन्य भाषाओं में विज्ञान लेखन होता रहा। हिंदी में माना जाता है कि देवीनंदन खत्री सबसे पहले अपने उपन्यासों के माध्यम से विज्ञान का साहित्य सृजन करते थे। उसके बाद से एक बड़ी लंबी श्रृंखला है, उसमें अब तक आज देखा जाए तो देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, गुणाकर मुले हमारे बड़े साहित्य साधक थे और इस तरह विज्ञान में भी लिखने की एक बड़ी परंपरा है जी। अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो ये कंपलसरी करती है कि हम हिंदी में ही पठन पाठन करें, अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करें, तो वो बहुत ही ज्वलंत संभावनाएं पैदा करती है और प्राथमिक शालाओं से लेके उच्च शालाओं से लेकर और विज्ञान लेखन तक, मेडिसिन में भी और इंजीनियरिंग में भी हिंदी का बहुत प्रभाव बढ़ा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हिंदी की संभावनाएं बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल, भारतेंदु की आपने बात की, मातृभाषा की उन्नति ही सब उन्नतियों का मूल आधार है, ऐसा उन्होंने कहा था। और जो उनके बताए गए मार्ग हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और आज के समय में पूरी जो हिस्ट्री है, इतिहास है हिंदी का, वो भी हमें बता दिया है चौबे जी ने। और साथ ही देशभक्ति की भी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अवनी नेमा भी मौजूद है। तो ऐसे में आइए उनसे सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत छोटी है। तो आपने ये जो गाने का शौक़ है, आपको किस उम्र से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले मैं अवनी नेमा आदरणीय आप सभी जनों को प्रणाम करती हूँ एवं हृदय से शुक्रिया धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ लाइव आने का मौका दिया। ये जो मेरा पैशन है ये मुझे नहीं, मुझसे पहले मेरे पापा को पता चला जी। और वही मेरे पहले गुरुजी थे। उन्हीं ने मुझे तैयार किया सबसे पहले, और जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए पापा ने मुझे तैयार किया गाने के लिए। उसके बाद फिर मैं 2-3 महीने या 5-6 महीने बाद पापा ने मुझे क्लास ज्वाइन करवाई। ऐसे ही करते करते मेरे परिवार ने इतना मेरा साथ दिया। मेरे पापा, मम्मी, भाई, मेरे बुआ, फूफा जी, आद्यान आदि सब ने बहुत मुझे सहारा दिया, मुझे बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उनका सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ रहा। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि कुछ देशभक्ति गीत आपसे सुना जाए, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है, मातृभाषा हिंदी के साथ हुई है और ऐसे में देशभक्ति गीत तो होना ही चाहिए, सर्वोपरि होता है हमारा राष्ट्र। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप एक गीत हमें सुनाएं। बिल्कुल।
बिल्कुल, और जो मुझे फैमिली लगता का है कि- सपोर्ट है वो भी इन्हें मिलता रहा है, तो बिल्कुल इनसे सुनते हैं। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। देशभक्ति के जो गाने होते हैं वो हम सभी को जोश से ओत-प्रोत कर देते हैं, क्योंकि ये गाने हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा हमें इस चीज़ की भी मिलती है कि अगर हमारी उन्नति होती है तो जो हमारा देश है उसकी भी उन्नति होती है। तो ये वाइस वर्सा दोनों साथ में चलते रहते हैं, तो इसलिए हमें स्वयं की भी उन्नति पे ध्यान देना है, ऐसे हमारे देश की भी उन्नति होगी। इसी के साथ हमारी जो हिंदी भाषा है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और ऐसे में अगर हम हिंदी की बात करें तो ये एक ऐसी भाषा है, क्योंकि आज का युवा जो है वो हर चीज़ का प्रूफ मांगता है, उसे चाहिए होता है कि हमें साइंस बताओ, साइंटिफिक रीज़न बताओ उसके पीछे। तो जो हिंदी भाषा है वो निकली है देवनागरी लिपि से, जो कि एक साइंटिफिक लिपि है। तो अगर आपको कोई भी डाउट था इससे पहले, तो आज वो जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। अब जो युवा हैं उनमें कैसा रुख देखा जा रहा है हिंदी को लेकर? ईशा जी, ऐसा है कि अभी देशभक्ति की बात हुई तो मैं ये बात कहने से रोक नहीं पा रहा अपने आप को कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा का बहुत बड़ा रोल रहा है। और हमारे यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन
और मैथिली शरण गुप्त, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादी कवि हुए जिन्होंने कि भारतीय जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रवृत्त किया। उस समय माधवराव सप्रे भी हमारे यहाँ थे। तो उनका जो लेखन था और उनके जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनके गीतों को भी मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। और महात्मा गांधी ने तो कहा ही था कि हमें मैकाले पद्धति को छोड़कर हिंदी भाषा में सारा काम करना चाहिए और गांधी ने इस पर बड़ा जोर दिया था जी। स्वतंत्रता के बाद जो हमारे यहाँ काम हुआ है उसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कहना चाहता हूँ। ऐसा मानते हैं कि युवाओं को हिंदी में पढ़ने की रुचि नहीं है, ऐसा कई लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता जी। तो और विज्ञान जो है वो हिंदी में नहीं किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूँ कि 1985 में जब कंप्यूटर्स हमारे देश में आ रहे थे जी, तो हम लोगों ने कंप्यूटर एक परिचय, एक किताब लिखी। बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपने जो जो कार्य किए हैं वो आपकी इसकी हमारी जो स्क्रीन है उस पर फ्लैश भी होते रहे साथ में। जी जी जी। तो हिंदी की पहली किताब थी वो, और अपने मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने उसको छापा। वो लाखों की संख्या में ग्रामीण छात्रों के बीच में बिकी जी। और मुझे इससे मालूम पड़ा कि असल में हमारी ग्रामीण क्षेत्र में या इवन शहरी क्षेत्रों में भी हिंदी में अच्छा विज्ञान अगर प्रस्तुत किया जाए और अच्छी तरह से लेखन ठीक से किया जाए जी, और लोकप्रिय ढंग से किया जाए तो बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं। वो किताब मध्य प्रदेश में, फिर आगे चलकर बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, सारे हिंदी राज्यों में वो गई। और उसके बाद हमने कंप्यूटर्स पर हिंदी की बहुत सारी और किताबें तैयार की। जी हाँ। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मानती है कि भारतीय भाषाओं में ही पठन पाठन होना चाहिए, और हमारा जो मानस है वो अगर दूसरी भाषाओं से सीखने का काम करता है जी, तो उसके ऊपर एक दोहरा लोड पड़ता है, दोहरा दबाव पड़ता है, और उसको यदि हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में जाते हैं तो बहुत ही सरलता से बच्चे सीख सकते हैं। ऐसे में युवाओं का क्या रुख देखने को मिला, क्या फीडबैक आप लोगों को मिला? युवाओं का रुख जो है वो मुझे लगता है कि दोहरा दुविधा में रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत स्वागत भाषा का होता है जी हाँ। और अर्बन क्षेत्रों में ये हुआ है कि क्योंकि एक बाहरी दबाव भी उनके ऊपर रहता है और ऐसा माना जाता है कि नौकरियां अंग्रेजी से मिलेंगी, तो कई बार युवा अंग्रेजी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये धारणा भी गलत है जी हाँ। मैं एक ही बात इस समय कहूँगा कि जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, वहाँ सब जगह उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई होती है। आप चीन ले लें, आप रूस ले लें, आप जर्मनी ले लें, आप ब्रिटेन ले लें, ये सारे जो देश हैं ये अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में ज्ञान का सृजन करते हैं। तो अंततः अगर हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और उनको अपने देश से और वैश्विक परिदृश्य से भी जोड़ना है, तो भाषा तो हमारी मातृभाषा ही होनी चाहिए और हमारी हिंदी भाषा ही होना चाहिए अपने जी। और ये प्रैक्टिकली भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना हमने स्टार्ट किया, ऐसे में जैसे ही ऑप्शन आया कि आप अपनी मातृभाषा में भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे यूज़र्स हैं जो इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। टेक्नोलॉजी कंपनियां भी जो है इस बात को समझ गई हैं कि उनको अगर भारत में जगह बनानी है तो हिंदी उनको देना बहुत ही आवश्यक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या बाकी जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी टीमें उन्होंने बनाई हैं कि वो हिंदी में सॉफ्टवेयर का निर्माण करें, हिंदी में कंटेंट का निर्माण करें और हिंदी राज्यों तक पहुँचे। तो आर्थिक शक्ति का भी एक सवाल है कि अपना देश अब बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरा है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे भाषा का प्रभाव भी और बढ़ेगा और रोजगारों की संभावना भी बढ़ेगी। बिल्कुल। इसी के साथ नमस्कार एमपी में आइए अब हम आपको लेके चलते हैं स्टूडियो के बाहर। आप सभी जानते हैं कि रक्तदान का जो अमृत महोत्सव है वो भी चल रहा है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क करते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश बुच रेड क्रॉस भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो डॉक्टर। लगता है उनसे जो हमारा संपर्क है वो टूट गया है, लेकिन हमारा नमस्कार एमपी कार्यक्रम तो चल ही रहा है। फिर वापस आ जाइए स्टूडियो में और अब हम बात करते हैं अवनी से, क्योंकि अवनी आपका जो इंटरेस्ट था, ऐसे में आपके पेरेंट्स ने आपका पूरा समर्थन किया, पूरा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर आपने क्या सोचा, मुझे इसकी परंपरागत जो शिक्षा होती है वो लेनी है, आगे जाके कहीं परफॉर्म भी करना है, क्या कुछ प्लानिंग थी आपकी? ऐसा है कि हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं,
हर किसी को एक ही 24 घंटे एक जैसे मिलते हैं। बस उसमें ये रहता है कि वो 24 घंटे लोग कैसे अपनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड होता है। बिल्कुल। तो उस 24 घंटे का अच्छा प्रयोग करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, और अच्छा प्रयोग करके कुछ नहीं बन पाते हैं। इसलिए जैसे 24 घंटे से मिलके हफ्ते बनते हैं, हफ्ते से महीने, महीने से साल, साल से पूरी लाइफ। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जी, जो 24 घंटे से मिलके हमारी लाइफ बनती है। बिल्कुल, आपके जो अचीवमेंट्स हैं उसकी जो तस्वीरें हैं हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और आपकी जो कहानी है इसके पीछे वो भी सुनते जा रहे हैं आपसे। इसलिए मैंने ये 24 घंटे का प्रयोग ऐसे किया, मैंने अपनी पढ़ाई को और म्यूज़िक को साथ रख के किया है, और मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मेरे भाई ने मिलके सब ने बहुत मेहनत करी है जी। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे में अब हमारा बिल्कुल मन कर रहा है कि हम आपसे एक और गीत सुन लें, क्योंकि देशभक्ति का जो माहौल है वो आपने बना ही दिया है, और आज का जो कार्यक्रम है हिंदी पर बात कर रहे हैं, देशभक्ति पर हम बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आपसे सुनते हैं हम गीत ये अगला। चाहे जान मेरी या रहे न रहे, है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
खूबसूरत। और वैसा था कि गीत आप गा रही थी लेकिन मंत्र मुग्ध जो हैं वो हम सभी हो गए इस गाने को सुनकर। और हमारे जो प्रभु श्री राम हैं उन्होंने लक्ष्मण जी को ये वाला एक जो श्लोक है वो कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने जो औदा है माता को सबसे ज़्यादा दिया, माता और इसके साथ ही जो हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, उसको स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और हम सभी को भी देश के लिए समर्पित होने में बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कभी ज़रूरत पड़े तो। और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की उन्नति में, प्रगति में। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर भी हम बात कर रहे हैं, हिंदी पखवाड़ा को हम मना रहे हैं। हिंदी जो है, आपने जैसा कि बताया कि वैज्ञानिक जो आजकल विषय है उसमें भी उसका उपयोग किया जा रहा है और बढ़ावा दिया जा रहा है इसको। रोज़गार की अगर हम बात करें युवाओं में तो क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, ये एक गलत धारणा है कि हिंदी में या हिंदी भाषा पढ़ने पर रोज़गार नहीं मिलता या रोज़गार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। असल बात तो ये है कि हमारे देश में जिसको अपन असंगठनिक क्षेत्र कहते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं जी, नौकरियां तो 90% लगभग उस सेक्टर में मिलती हैं और वो पूरा सेक्टर हिंदी भाषी क्षेत्रों में या ग्रामीण समाज में फैला हुआ है। हमारे यहाँ ये एक गलत धारणा है कि हम बहुत सारा अंग्रेज़ी पढ़ लेंगे तो नौकरियाँ हमें मिलेंगी जी। वो लगभग 10% ही है जो कि बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियाँ पाता है। दूसरी बात यह है कि अपने यहाँ बोलने वाले लोग भी जो हैं लगभग 90% लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं जी। 85 से 90% लोग जो हैं वो हिंदी ही बोलते हैं या अपनी भाषा बोलते हैं। और इस तरह हिंदी एक बड़ी संपर्क भाषा के रूप में है। इसीलिए अगर ग्रामीण बाजार में लोगों को जाना है या भारत में अपना व्यापार बढ़ाना है जी, तो हिंदी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। इसमें और क्या आगे संभावनाएं हैं ये तो हम आपसे जानेंगे ही। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जयप्रकाश बुच जी, रेड क्रॉस भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हेलो डॉक्टर। रक्तदान का अमृत महोत्सव चल रहा है, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस उपलक्ष्य में क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है? मैडम, बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप किए जा रहे हैं। रेड क्रॉस में भी अभी 3 कैंप किए थे कल विगत एक दिन में जी, और भी आगे कोशिश करेंगे ये कैंप करें जी। और दान तो सभी को करना चाहिए, ब्लड डोनेशन तो सभी को करना चाहिए। हर 3-4 महीने में एक बार डोनेशन करना जी। रक्तदान महादान होता है, लेकिन जब बात आती है रक्तदान करने की तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं कुछ कमजोरी ना आ जाए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रक्तदान महादान है और अच्छा भी है। इसलिए अच्छा है क्योंकि बोर्ड जो है वापस अच्छे से काम करने लगती है। दूसरा ये भी है कि एक बार हर 3-4-6 महीने में एक बार जांच हो जाती है खून की जी, है ना, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल। तो ऐसा बोला जाता है, जैसे हम सभी बोल रहे हैं कि सबको रक्तदान करना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि रक्तदान नहीं कर सकते हैं? ऐसे जो जिनका हीमोग्लोबिन कम है, सबसे पहले तो अनीमिया के पेशेंट जी। दूसरा जिनको एड्स है या कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है उनको नहीं करना चाहिए। एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया जी। तो अगर किसी को रक्तदान करना है तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? यदि किसी को रक्तदान करना है तो हमारे यहाँ रेड क्रॉस में ब्लड बैंक है, वहाँ अगर संपर्क करेंगे तो हो ही जाता है। क्या कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं, एक व्यक्ति अगर रक्तदान करने आ रहा है तो उससे पहले उसे करनी चाहिए? उसको तो क्या है, वो उसका हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए और तो कुछ है नहीं। हम लोग तो कॉलेजेस में करते ही रहते हैं। जी हाँ। और जी, साथ ही कुछ ऐसे कपड़े हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि ढीले कपड़े पहन के आएं या फिर जिसमें हम अच्छे से सांस ले सके, कंफर्टेबल पहन के आएं। जी, क्या कुछ फायदा होता है अगर हम रक्तदान करते हैं हमारे शरीर को? क्यों नहीं होगा फायदा? बोन मैरो जो है स्प्लिट होती है, तो पुराना ब्लड निकल गया, नया ब्लड आएगा, नया फिर से बनेगा जी। तो उससे फिजिकली पेशेंट सही रहता है, दूसरा साइकोलॉजिकली भी सही रहता है, कुछ क्रिएट किया उसने अपने जीवन में। जी बिल्कुल डॉक्टर
जी बिल्कुल, डॉक्टर जयप्रकाश बुच जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम सभी को इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं और हम सभी जित भी इस प्रोग्राम को जो ये देख रहा है, सभी आगे बढ़ेंगे और रक्तदान करेंगे, क्योंकि आपने देख ही लिया है दूसरों को तो हम फ़ायदा करेंगे ही साथ ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। साथ ही हम हिंदी भाषा पर बात कर ही रहे हैं, रोज़गार के बारे में हम जान रहे थे कि क्या कुछ संभावनाएं होती हैं, खासकर जो युवा हैं उन्हें लगता है कि पता नहीं इसमें आगे हमारा क्या भविष्य होगा। तो जानते हैं कि क्या भविष्य है। देखिए, ऐसा है कि नई तरह के रोजगार भी उभरे हैं। मैं तो अभी पहले पुराने तरह के रोजगारों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हिंदी के विस्तार के साथ साथ नई तरह के रोजगार भी बहुत सारे उभरे हैं। उनमें सबसे बड़ा जो काम है वो अनुवाद का काम है जी। यानी जितनी वैश्विक भाषाएं हैं उनमें से हिंदी में अनुवाद करना। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, उन सबको भी अनुवाद करवाने हैं। और अपने मार्केटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी की आप देखें कि प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और विज्ञापन सारे हिंदी में आपको उस क्षेत्रीय भाषा में देखने मिलते हैं। दूसरा एक बड़ा जो बहुत बड़ी चुनौती भी है और काम भी है, वो कंटेंट के अपलोडिंग को लेके है। यानी आप सारा कंटेंट जो इंटरनेट में देखते हैं और जिसमें हम लोग बहुत आजकल उपयोग करते हैं, आपने युवाओं की बात की, वो अधिकतर कंटेंट जो है अंग्रेजी भाषा में या विदेशी भाषाओं में है। और एक बहुत बड़ा रोजगार का जो कारण है, ये जो संभावना है, वो ये है कि हम हिंदी में कंटेंट बनाएं और उसको अपलोड करें। आप देखिए कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि कितनी ज़्यादा है और भारत सांस्कृतिक रूप से वैसे भी विश्वगुरु की तरह से है जी। लेकिन हमारा कंटेंट आभासी विश्व में पहुंचना चाहिए और उसमें भी रोजगार की टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी संभावना है। बिल्कुल, संभावनाओं की बात हो गई और भी हम बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर को कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए हैं। अब छोड़ तो दिए गए हैं, तब तक की हमें अपडेट मिल गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी क्या अपडेट्स हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको देंगे उसकी अपडेट। आइए आपको ले चलते हैं सीधे कूनू राष्ट्रीय उद्यान के डायरेक्टर के पास और उनसे लेते हैं लाइव अपडेट। हेलो सर, उत्तम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो अपडेट्स थी वो हमें पहले तक की तो पता है जब छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उत्सुकता है सभी के मन में जानने की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चीते बारे में छोड़े जाने के बाद में सभी 8 चीते स्वस्थ हैं और सभी एक्टिव हैं, सभी विजिलेंट हैं जी। जो गतिविधि दिन भर उनकी होनी चाहिए वही उस हिसाब से हो रही है। हमारे वेटरनरी डॉक्टर, नामीबिया से आए हुए वेटरनरी डॉक्टर, हमारी पूरी टीम उनको 24 घंटे मॉनिटर कर रही है और पूरे इस हमें जो लक्षण अभी दिख रहे हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपनी गतिविधियां, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। कल रात उनको भोजन भी दिया गया तो उन्होंने मीट भी खाया है। जी हाँ, ये हृदय स्थल है मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान का दिल की धड़कन है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि जो मौसम है वो बदल गया है, एकदम ही क्लाइमेट चेंज हो गया है, अफ्रीका से लेकर अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं चीते, तो क्या कुछ उनकी हरकतें, मिजाज देखने को मिल रहा है? क्या उन्हें पसंद आ रही हैं चीज़ें या फिर आपको लगता है कि अभी थोड़ा उन्हें समय लगेगा परिस्थितियों को समझने में? अब देखिए, समय तो बिल्कुल उनको लगेगा क्योंकि पूरी तरह से जलवायु भी वहाँ की अलग है, हैबिटाट भी अलग है और यहाँ पे जलवायु और हैबिटाट अलग है। समय लगेगा, लेकिन जैसा हम लोग जितना शुरुआत में चिंतित थे कि पता नहीं किस प्रकार का रिएक्शन होगा, वैसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अभी तक उन्होंने बड़ा अच्छा अडैप्ट किया है अपने आप को इस एनवायरनमेंट में और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से वो करेंगे। बिल्कुल, चीता मित्र बनाए गए हैं और ऐसे में युवाओं को इसमें बुलाया गया है, उनका इन्वॉल्वमेंट रखा गया है। उनकी साइड से क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं, कैसा लग रहा है उन्हें? चीता मित्र इस बात से खासे उत्साहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगभग 20 मिनट उन लोगों से बात की और उनमें उत्साह वर्धन किया उनका। चीता मित्रों में इस बात से लेके उत्साह है कि
जो उनकी एक विरासत हुआ करती थी, जो इस क्षेत्र की एक विरासत थी, चीता जो हमारे देश के क्षेत्र से 75 साल पहले चली गई, वो वापस आई है, तो एक गौरव का अनुभव करते हैं। साथ साथ उनको भविष्य को लेकर भी बड़े उत्साहित हैं कि चीता आने की वजह से, चीता यहाँ पर रहता है और संख्या बढ़ाता है, उसकी वजह से उनको रोजगार की भी बहुत सारी संभावना भविष्य में होंगी, इसको लेकर भी वो बहुत उत्साहित है। जी बिल्कुल जी। आसपास के गाँव में जो भी हमारे युवा चीता मित्र बने हैं जी, वो इसमें विशेषकर रुचि दिखा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं भविष्य की। भविष्य में जब चीता यहाँ पर बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, तो किस प्रकार से हम लोगों को आगे इसमें काम करें। जी, वहाँ के जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनमें आपको कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्या वो उत्साहित है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत उत्साहित है और जिस प्रकार की ऊर्जा का संचार उनमें अभी है, उसे देख के मुझे लगता है कि चीता का भविष्य यहाँ पर बड़ा सुरक्षित है। गाँव-गाँव जाकर वो सब लोगों को चीता के बारे में बता रहे हैं, उनके साथ कैसे रहना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सब बातें चल रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना मानव की तरफ से ना हो, इसके बारे में पूरी ऊर्जा से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो बहुत उत्साहित हैं, अभी वर्तमान को लेके भी और भविष्य को लेके। जी, ये 8 चीते हैं जो कि हमारे भारत देश में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आए हैं, तो ऐसे में अभी तो उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन 1 महीने बाद की अगर हम बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी, कैसे व्यवस्था की जाएगी? अभी 1 महीना जैसे आपने बताया कि क्वारंटाइन बोमा में उनको रखा गया है, जहां पर उनको हम मीट सप्लाई करेंगे। अभी वो शिकार नहीं करेंगे क्वारंटाइन बोमा में, लेकिन 1 महीने की अवधि पूरे होने के बाद में जो उनके बड़े बोमा जो बनाए हुए हैं, जो लगभग 500 हेक्टेयर का एरिया हम लोगों ने फेंस किया हुआ है, उस एरिया में वो छोड़े जाएंगे और वहां पर उनको शिकार करने का पूरा मौका दिया जाएगा। वहां पर हर्बीवोर जानवर है, प्रे है, वो उनको शिकार, वो भी हमारे लिए बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो यहाँ पर मेनली प्रे है वो चीतल हिरन है, जो कि अफ्रीका में नहीं होता है। तो चीतल हिरन को वो किस प्रकार से देखते हैं, कैसे उसका शिकार करते हैं, ये सभी के लिए एक देखने वाली बात होगी। हमें उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएंगे और आगे 1 महीने के बाद में शिकार से ही अपना भोजन प्राप्त। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को ये सारी बात तो बता दी कि 1 महीने तक अगर मेरा कोई रिश्तेदार भी आए, मैं भी अगर आऊं, तो ऐसे में भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देना। साथ ही आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये तो हमने जान लिया, ये बाकी लोगों के लिए है, लेकिन आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं? ये बिल्कुल सही बात है, 1 महीने तक, क्योंकि ये क्वारंटाइन पीरियड है और क्वारंटाइन पीरियड का अर्थ ही ये होता है कि बिल्कुल आइसोलेशन में जानवरों को रखना, जिससे कि ना हमारे से उनको कोई बीमारी हो पाए और ना जानवरों से बीमारी, अगर कोई ऐसी संभावनाएं हैं तो वो भी खत्म हो जाए। इस पीरियड में हमारे द्वारा जो भी जिस एरिया में वो रखे गए हैं, एकदम उसको दूर रखा गया है लोगों से, क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा है और उनके भोजन की और उनकी देखरेख में जो आदमी लगे हैं वो भी बिल्कुल नाम से हमारे द्वारा उनकी ड्यूटी लगाई गई है। एक ही गाड़ी हमारे द्वारा उस क्षेत्र में उनका भोजन व्यवस्था लेके जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र में ना जाए, इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई है और इसका कड़ाई से पालन किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्सुकता के साथ सभी अपना सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उत्तम शर्मा जी ये थे हमारे साथ, डायरेक्टर राष्ट्रीय उद्यान कूनो से। और साथ ही हम आपको बता दें, क्योंकि ये उत्साह चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात चल रही है, अगर हम उद्यान में देखते हैं तो बहुत ही संगीत सुनने को मिलता है, नेचुरल संगीत होते हैं, पक्षियों के हमें गीत सुनने को मिलते हैं। लेकिन इस स्टूडियो में हम आपको लेकर आए हैं क्योंकि हमने आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो दे दी, क्या अपडेट है जो चीता लेकर आए गए हैं उसकी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमने आपको दी है। और अब हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो में वापस एक बार फिर से और संगीत की ओर अपना रुख मोड़ते हैं, क्योंकि अवनी नेमा हमारे साथ मौजूद है और देशभक्ति गीत आप हमें सुना रही हैं। तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाने जा रही हैं? वैसे तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर एक छोटी सी कामयाबी के पीछे नाकामयाबियाँ और संघर्ष बहुत बहुत बड़ा होता है जी। नाकामयाबियाँ एक ऐसी सीढ़ी होती है जिस पर चलते हुए बिना रुके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए मोटिवेट करें अपने आप को हमेशा। मोटिवेट हम करेंगे, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं वो है आपका गीत भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि इतनी मधुर आपकी आवाज़ है और ऐसे में आपने इतने सुंदर गीत भी हमें सुनाए हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत। जी जी, अगला गीत सुनते हैं हम आपसे।
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस ले हो, जब तक थी सांस ले हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर मीठा भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये है कि शब्द नहीं बचते हैं इस गीत को सुनने के बाद। कवि प्रदीप द्वारा ये गीत लिखा गया है और जब इसकी प्रस्तुति हुई थी नेशनल स्टेडियम में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी काफ़ी भावुक हो गए थे, उनके आंसू आने लगे थे और उन्होंने इस बात पे ये भी कहा था सभी लोगों से, इस गीत को सुन के अगर व्यक्ति भावुक नहीं हुआ तो वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है। बिल्कुल। और इस गीत के जो रचनाकार हैं कवि प्रदीप, वो भी मध्य प्रदेश से हैं, तो हमारा मान सम्मान सब कुछ बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में हम सभी को गर्व होता है और प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ बहुत अच्छा करें। हिंदी विषय की अगर हम बात करें चौबे जी, तो ऐसे में कला संस्कृति एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है जिससे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं और हिंदी भाषा को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कैसे क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं इसमें? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने रखा। इस समय देश में एक व्यापक चेतना हिंदी की कला संस्कृति के कार्यों को लेकर है। दो उसके आधारभूत सिद्धांत हैं। एक तो ये है कि जो बोलियां हमारी हैं, जहाँ लोक कलाएं हैं, जीवन का रस है और लोक संगीत है, उसको हिंदी भाषा में दोबारा या ज़्यादा शिद्दत से समावेश उनका किया जाए, क्योंकि हमारा ज़मीनी रस तो हमारी बोलियों के पास ही है। वो मालवी हो या बुंदेलखंडी हो या छत्तीसगढ़ी हो, छत्तीसगढ़ी तो खैर अब भाषा बन गई है, लेकिन भोजपुरी हो, तो ऐसे बहुत सारी बोलियां हैं जो कि हिंदी को बल प्रदान करती थी
और उनकी कला संस्कृति को शामिल करना जी एक बड़ा काम हमारे देश में इस समय चल रहा है। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप साहू जी फ़ोन कॉल के द्वारा। तो माफ़ी चाहूँगी, प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका कॉल हम देखते हैं, रिसीव करते हैं। हेलो, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी 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 मैडम, मैं डॉक्टर प्रदीप राव बोल रहा हूँ भोपाल से। जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रदीप राव भोपाल से। जी प्रदीप जी बताइए। आप सभी को हिंदी पखवाड़े की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी नेमा को राष्ट्रभक्ति गीतों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं डॉक्टर संतोष चौबे से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में विकसित हो, राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो और मातृभाषा के रूप में विकसित हो, इन तीनों शब्दों के मायने क्या हैं और इन सबके विकास के लिए हम सभी भारतीयों को क्या प्रयास करना? बहुत खूबसूरत जी प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि भारतीय जन का सवाल है या भारतीय मानस का सवाल है, हिंदी भाषा लगभग सबसे बड़ी संपर्क भाषा के रूप में हमारे देश में मान्य है। और वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा बने या न बने, वो अपने देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा के रूप में पहले से ही स्थापित है और बढ़ती जा रही है। कोई कुछ भी करे, वो जैसा कि हमारी आर्थिक स्थिति है, जैसा कि व्यापार की स्थिति है, जैसे कि छात्र, अब दक्षिण के छात्र हिंदी में पढ़ने आते हैं और हिंदी क्षेत्रों के साथ दक्षिण में जाते हैं। बेंगलोर में एक बड़ी कम्युनिटी बनी है जो कि हिंदी भाषी छात्रों की है। वो सारे त्यौहार मना रही है, सारी संस्कृति मना रही है। तो एक तो आधार है हमारे अपने जनमानस का, जो कि पूरी भाषा को स्वीकार करता है। दूसरी बात यह है कि राजभाषा वो पहले से ही है, तो ये दो धरातलों पर उसकी स्वीकार्यता है। जी। तीसरे धरातल के बारे में मुझे ये कहना है, जो राजभाषा की बात कर रहे हैं, कि इसको अन्य भाषाओं के खिलाफ हिंदी को खड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारी सारी भाषाएं सहोदर भाषाएं हैं। और जब ये सामंजस्य और सामंजस्य और ज़्यादा मजबूत होगा तो उसके राजभाषा बनने की दिशा प्रशस्त होगी। ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा अपने आप में सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभर चुकी है। जी। और संपर्क भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विश्व में इस समय हिंदी की स्वीकार्यता बहुत बड़ी है। विश्व में लगभग 112 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है। मैं व्यक्तिगत रूप से यूएस में और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में ऐसे देशों को जानता हूँ जहाँ भारतीय कम्युनिटी बड़े पैमाने पर है और वो सब हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक प्रयासों से जो एकता और विस्तार होगा, तो वही उसका फाइनल रास्ता, अंतिम रास्ता होगा। बिल्कुल। हालांकि उसकी दिशा और प्रगति बहुत ज़बरदस्त है और मैं पूरा आशान्वित हूँ कि ऐसा हो पाएगा। जी। और हिंदी भाषा के बारे में हम आपको ये फैक्ट भी बता दें कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती हैं जो लिखने में अलग होती हैं और उनका जो उच्चारण है बोलने में वो अलग होती हैं, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लिखा जाता है, वो बोला जाता है, वही पढ़ा जाता है। तो अगर आपको लगता है कि उच्चारण मुझे सीखना है, पता नहीं कैसा होगा, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिंदी को लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो जैसी वो लिखी हुई है वैसे उसको पढ़ लीजिए और यही उसका सही उच्चारण होता है। छोटी सी बात यहाँ मैं कह देता हूँ कि हमको दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने यहाँ आराम से लेना चाहिए। हम कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहें और उसको देवनागरी में लिख लें, और ऐसे अंग्रेजी भाषा लाखों शब्दों को अपने यहाँ समाहित कर चुकी है। अभी जय हो को उन्होंने अंग्रेजी शब्द बनाया है, तो रोमन में लिखते हैं जय हो को, जय हो का मतलब हिंदी वाला जय हो ही है। तो हम दूसरे शब्दों को अपने यहाँ लें, देवनागरी में लिख लें और अपनी भाषा में समाहित करें। जहाँ तक अनुवाद का सवाल है, तो बोलचाल की भाषा पर हमें जोर देना चाहिए और शब्दों को भी लेना चाहिए, बोलियों के शब्दों को भी ले, बाकी शब्दों को भी ले, तो हमारी भाषा उससे समृद्ध हो। बिल्कुल, हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं ये सारी चीज़ें। इंटरेस्टिंग तो गीत भी होते हैं और हम आपको सुनाने जा रहे हैं देशभक्ति गीत। साथ ही हम अवनी से ये भी जानते हैं कि आपने राष्ट्रीय स्तर पे जो रियलिटी शोज़ होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा आपका ट्रैक रहा है। अगर हम आपकी हिस्ट्री देखते हैं करियर की, तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके पास हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि आपको डर नहीं लगा कि जो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा गाते हैं, पता नहीं मैं इनके बीच अपना नाम बना पाऊँगी कि नहीं, क्या चलता है ऐसे में?
वैसे तो सारे रियलिटी शोज़ एक जैसे रहते हैं, बस उसकी उसका जो रहता है वो उस बहुत हाई रहता है और हार्ट बीट बहुत तेज़ रहती है। तो वैसे अभी भी मेरी हार्ट बीट तेज़ ही है। जी जी। तो मैंने KKHD में भी अटेंड किया है मैंने वहाँ जी। पे। और अलग अलग वैसे तो- चैनल्स भी हैं जिन पे वैसे- आपने रियलिटी शोज़ में जाकर अपनी प्रस्तुति दी जी। है, जीते भी हैं कई। जी, वैसे तो कंपटीशन फेस करना पसंद करती हूँ मैं। कंपटीशन आपको और परिवार परिपक्व बनाता है वो। जी। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ करे हैं और KKHD में पूरे टीम को डायरेक्टर सर वरुण भंसल, जज इंदर शर्मा, जी। फिरोज़ खान सर, मैं हृदय से पुनः आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी को। एक बिल्कुल। बात और सभी सिंगरों के लिए कहना चाहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत ही संगीत का मुख्य आधार है, इसलिए बिल्कुल। वो सीखें और वो मैं भी सीखती हूँ, जी। इसलिए साथ ही हम आपसे गीत भी सुनेंगे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल निवेदन करूंगी शिवराम सिंह रावत जी, जो कि हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं, उनसे कि वो जो हिंदी अधिकारी हैं दूरदर्शन केंद्र भोपाल से, शालिनी कुशवाहा जी, उनको लाइन पर जोड़ें, क्योंकि उनसे भी हम जानना चाहेंगे अपडेट्स हिंदी पखवाड़े को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हेलो जी जी सर जी। जी, स्वागत है आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नया हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदी को हर कोई बढ़ावा दे रहा है, आगे बढ़ाना चाहता है। आपकी साइड से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी सर जी, हर साल की भांति हमारे कार्यालय में हिंदी दिवस की आगाज 14 सितंबर से हो गई है, जिसे 29 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस हिंदी पखवाड़े के दौरान हमने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी हैं, जो कि 14 सितंबर से शुरुआत हो चुकी है। 16 सितंबर को हमारी छुट्टी लेखन प्रतियोगिता है, वो जो कि IAS स्टाफ के लिए होगी। इसके अलावा 20 तारीख को निबंध प्रतियोगिता है। साथ ही 21 तारीख को हमने एक कार्यशाला रखी है, जिसमें मानसिक तनाव से मुक्ति, अभी कार्यालय में हमारी जितने भी तनावग्रस्त है उससे हम किस तरह से मुक्त रह सकते हैं, इस पर एक कार्यशाला रखी गई है। 23 सितंबर को हमारा तात्कालिक हिंदी भाषण प्रतियोगिता रहेगी और हिंदी पखवाड़े का समापन एवं पुरस्कार वितरण 29 तारीख को होगा। जी बिल्कुल। जी, बहुत ही सुंदर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। हिंदी पे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका आयोजन कार्यक्रमों का किया ही जाएगा, साथ ही साथ मेंटल जो वेलनेस है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था, उसकी अपडेट्स भी हम आपसे लेना चाहेंगे। हमारा ये सम्मेलन जो हुआ था सूरत में हुआ था, इसमें हिंदी के बहुआयामी अलग अलग प्रकार की जो भी कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, तो हमारे हिंदी को धारा 30 का नियम क्या कहता है, इसके अंदर हमारी कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी देश के अलग अलग कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के अधिकारी व अन्य कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। बिल्कुल। तो शालिनी कुशवाहा जी, हिंदी अधिकारी जो कि है दूरदर्शन केंद्र भोपाल से, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं हमारी आप सभी के लिए। इसी के साथ हम ये भी बिल्कुल जान लेते हैं कि आपको बहुत सारे पुरस्कार सम्मान भी मिले हैं डॉक्टर संतोष चौबे जी, तो आप और क्या कार्य करना चाहते हैं हिंदी के क्षेत्र में? देखिए, 2019 के आते आते हमें महसूस हुआ कि हिंदी अब वैश्विक भाषा बनने के कगार पर है और अंतर्राष्ट्रीयता भी उसको हासिल हो चुकी है। तो हम लोगों ने एक बड़ा ग्लोबल फेस्टिवल शुरू किया है, विश्वरंग उसका नाम है। उसमें भारतीय भाषाएं और हिंदी और बोलियां, हिंदी में विज्ञान, हिंदी में अनुवाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का, और दूसरा टेक्नोलॉजी पर हम बड़ा काम कर रहे हैं जी, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदी का संप्रेषण, उसका अनुवाद और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व में उसकी प्रस्तुति, आभासी विश्व में हिंदी के कंटेंट को अपलोड करना। फिर हिंदी की पत्रिकाएं भी और निकलनी चाहिए, तो विज्ञान में हिंदी का प्रयोग कैसे हो, अन्य विषयों में कैसे हो जी। एक तरह की ग्लोबल कम्युनिटी बनाने का प्रयास है जो कि पूरे हिंदी को आगे बढ़ाए, और वो टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है।
वो भाषा के बेस भी है, और ये मैं निवेदन करूं कि भाषा ही संस्कृति भी है। तो जब हम हिंदी भाषा में काम करते हैं तो भारतीय संस्कृति का विकास भी होता है। इसी के शास्त्रीय संगीत की भी हम बात कर लेते हैं, समय की हमारे पास कमी है। क्या संदेश आप देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर आपको देख रहे हैं जो कि आपसे इंस्पिरेशन लेंगे? मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, तो वो 24 घंटे वो अपना कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उन पे डिपेंड होता है, जैसे मैंने किया है। इसलिए मैं आपसे आप सभी दर्शकों से बोलती हूँ, ये कहती हूँ कि अगर आप उस 24 घंटे का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लाइफ बना लेंगे जी। और उस 24 घंटे का अगर आप लाइफ नहीं बना पाएंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। और आप दोनों मेहमान आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, डॉक्टर संतोष चौबे जी जो कि कुलाधिपति हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से, आप हमारे साथ जुड़े, हिंदी विषय पे आपने बात की। साथ ही हमारे साथ सिंगर जुड़ी अवनी नेमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, तो अनेकता में एकता लिए, यही हमारा मोटिव है, बचपन से हमें सिखाया जाता है। और हमारे कार्यक्रम का भी यही लक्ष्य है कि हम जो विभिन्नता है हमारे देश की संस्कृति है उसको हम आप तक पहुंचा सके और नए नए विषयों को आप तक ला सके। इसी के साथ पूरी नमस्कार एमपी की टीम और डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।